जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिक है उसका आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के इस बेसिक टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो सरकार के विभिन्न अंग है उस विभिन्न अंग के बारे में क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो आइए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जो मेरा सेशन है उस सेशन का यह आपको पहला टॉपिक है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें समझना है सरकार के अंग के बारे में। किसके बारे में? सरकार के अंग के बारे में। लेकिन उससे भी पहले यह जानिए कि आखिरकार सरकार हम कहते हैं किसको, ठीक है ना। सरकार किसका एक हिस्सा है। तो जो शासन चलाने वाली संस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। और यह जो सरकार होता है वो आपको राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि आपको राज्य होने के लिए क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए, इस पर हमें चर्चा करना है। तो देखिए, राज्य होने के लिए आपको मूल रूप से 4 तत्वों का होना क्या है कि आपको जरूरी है। अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम ये 4 चीजें जो है वो आपको बेसिक चीजें जो होना आपको जरूरी है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि आपके पास भूभाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूभाग होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वो आपको भूमि होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि इस भूमि पर जो है वो आपको जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या के बाद जो तीसरा चीज है वो है आपको सरकार। क्या है? सरकार, ठीक है ना। और ये जो चौथा चीज है वो है आपको संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके इन सारे चीजों को हम लोग समझते हैं। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनमें से राज्य होने के लिए कौन से तत्व का होना क्या है कि आपको अनिवार्य है, ठीक है ना। ऑप्शन में रहेगा आपको भूभाग, जनसंख्या, उसके बाद रहेगा सरकार, और डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप सभी दे सकते हो, या ऑप्शन में यह भी रह सकता है कि इनमें से राज्य होने के लिए अनिवार्य तत्व है भूभाग, संप्रभुता, सरकार, इनमें से सभी। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से राज्य होने के लिए कौन से अनिवार्य तत्व नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा कर आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, भूभाग का मतलब जो हुआ वो क्या हुआ पहले समझिए। तो भूभाग का मतलब हो गया आपके पास क्या होनी चाहिए? भूमि, और उस भूमि पर जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। फिर यहाँ से एक टॉपिक आया आपको सरकार। तो सरकार हम कहते हैं किसको? तो ध्यान से समझेंगे कि जो शासन चलाने वाली संस्था होती है। क्या होती है? शासन चलाने वाली संस्था। याद रखेंगे कि जो शासन चलाने वाली संस्था होती है उसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको संप्रभुता। तो संप्रभुता हम किसे कहते हैं? तो जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के, तो ऐसे देशों को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभु देश कहते हैं। जैसे हमारा भारत संप्रभु देश है या नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा जो भारत है वो आपको एक संप्रभु देश है, और इसका जो उल्लेख है वह हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही है। क्योंकि हम लोग जब अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्पष्ट करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, और यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है कि आपको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के, ठीक है ना। तो यहाँ से संप्रभुता की अगर आपसे समझ पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। तो देखिए, तो ये सब जो है क्या है? राज्य होने के लिए अनिवार्य तत्व है। क्या है? राज्य होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य होने के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो आपको क्या क्या है। तो राज्य होने के लिए जो अनिवार्य तत्व है उसमें भूभाग होना जरूरी है, जनसंख्या होना जरूरी है, इसके अलावा आपको सरकार का होना जरूरी है, और संप्रभुता का होना क्या है कि आपको जरूरी है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है आपको सरकार के अंग। तो ये जो सरकार होती है शासन चलाने वाली संस्था होती है। तो सरकार जो है अपने किन किन अंगों के माध्यम से शासन चलाती है, आज हम इसी टॉपिक का क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो देखिए,
सरकार जो होती है वो आपको विधायिका क्या है, विधायिका, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका। याद रखिएगा, सरकार जो होती है विधायिका, कार्यपालिका और आपको न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका। तो इन सबों के सहयोग से क्या होती है कि अपनी शासन जो होती है वो आपको चलाती है, क्या करती है, चलाती है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सरकार अपने किन किन अंगों के माध्यम से क्या करते हैं कि आपको शासन चलाती है, तो हम क्या कहेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और आपको न्यायपालिका। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि सरकार के जो अंग है उस अंग के बारे में क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे सरकार के जो अंग है, क्या है, अंग है। उस सरकार के अंग के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि सरकार के कौन कौन से अंग है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, क्या होते हैं, 3 अंग, ठीक है ना। इससे आप लोग अच्छे से समझिएगा, सरकार के अंग क्या है, सरकार के अंग। तो देखिए, तो सरकार के आपको 3 अंग है, कौन कौन है समझिए इसे। एक जो है वो आपको विधायिका है, क्या है, विधायिका है, या इसी को हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका। दूसरा जो है वो आपको कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका है। और तीसरा जो है वो आपको क्या है, तो वो आपको न्यायपालिका है, क्या है, न्यायपालिका है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि सरकार के जो है वो आपको कौन कौन से अंग है। तो देखिए, एक जो है वो आपको विधायिका, एक जो है कार्यपालिका और एक जो है वो आपको न्यायपालिका। तो देखिए, ये जो विधायिका है, इस विधायिका को हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। और ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। और ये जो न्यायपालिका है इसे आपको जुडिशियरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जुडिशियरी कहा जाता है। तो आप इसे समझिएगा कि सरकार के 3 अंग कौन कौन। तो एक आपको विधायिका है, एक जो है वो आपको क्या है, कार्यपालिका है, और एक जो है वो आपको न्यायपालिका है। इसके इंग्लिश नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। विधायिका को अंग्रेजी में हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और न्यायपालिका को जो है वो हम लोग जुडिशियरी बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर ये जो विधायिका है, इस विधायिका का क्या कार्य है वो बताइए। तो देखिए, तो ये जो विधायिका है, विधायिका का काम है आपको विधि बनाना, क्या करना, विधि बनाना। वो भी विधि बनाएगी कैसे, तो आपको संविधान के संगत विधि बनाएगी। कैसे विधि बनाएगी, संविधान के संगत। कार्यपालिका का जो काम है वो है आपको विधि का क्रियान्वयन करना, क्या करना, विधि का क्रियान्वयन, क्या है, विधि का क्रियान्वयन करना, क्या करना, क्रियान्वयन करना, ठीक है ना। और ये जो आप न्यायपालिका देख रहे हैं, तो न्यायपालिका का काम है आपको न्याय करना, क्या करना, न्याय करना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, तो यहाँ से हम सबके फंक्शन को भी जान गए। तो ये जो सरकार आप देख रहे हैं, तो सरकार अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से क्या करती है कि आपको शासन चलाती है। तो सरकार के ये जो कौन कौन से अंग है, तो आपको एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, और एक जो है क्या है, न्यायपालिका है। तो ये जो विधायिका है, इस विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना, संविधान के संगत। कार्यपालिका का काम क्या है, विधि का क्रियान्वयन करना। और उसके बाद जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका का काम क्या है जानते हैं, तो वह आपको न्याय करना, क्या करना, न्याय करना। तो ये इसके बेसिक समझ होगी। अब आइए, अब हम लोग यहाँ से स्पेशल चर्चा करेंगे आपको विधायिका के बारे में। किसके बारे में, विधायिका के बारे में। तो आइए साथियों, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ से हमारा एक स्पेशल टॉपिक जो शुरू हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो हो जाएंगे आपको यानी कि विधायिका। तो विधायिका का क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, ये जो विधायिका है, तो इस विधायिका को ही हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका। और विधायिका का काम जो होता है वो होता है आपको विधि बनाना, क्या करना, विधि बनाना। विधि मतलब कानून बनाना, और वो भी कैसे, तो आपको संविधान के संगत विधि बनाना।
तो आइए हम यहाँ से विधायिका को भी क्या करेंगे कि आपको दो भागों में क्या करेंगे कि आपको बांटेंगे। तो एक हो जाएगी आपको संघ की विधायिका, क्या हो जाएगी, संघ की विधायिका, क्या कहेंगे, संघ की विधायिका। और एक जो हो जाएंगे वो आपको प्रांतों की विधायिका, क्या है, प्रांतों की विधायिका। याद रखिएगा, एक संघ की विधायिका और एक प्रांतों की विधायिका। ये जो संघ की विधायिका होती है उसे हम लोग संसद कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और जो प्रांतों की विधायिका होती है उसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है कि संघ की जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं, तो आपको संसद कहते हैं। और प्रांतों की जो विधायिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको विधानमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। ये जो संघ की विधायिका है तो संघ की विधायिका में कौन आ गए, संसद। अब यहाँ से आपको समझना है कि जो संसद है, इस संसद के जो है वो आपको क्या है कि दो सदन है और एक अभिन्न अंग है जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी संसद है वो आपको लोकसभा, राज्यसभा और आपको राष्ट्रपति से मिलकर क्या है, क्या आपको बना है। तो यहाँ से हम लोग संसद को भी क्या करेंगे कि आपको डिवाइड करेंगे, अर्थात इसके सदन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो संसद के जो निम्न सदन है उसको हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं, लोकसभा के नाम से। जो इसके उच्च सदन है उसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको संसद के क्या होते हैं, तो आपको अभिन्न अंग होते हैं, क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, तो ये आपको संसद के अभिन्न जो होते हैं वो आपको अंग होते हैं। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएंगे आपको राष्ट्रपति, क्या आ जाएंगे, राष्ट्रपति, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो संसद है वो किससे मिलकर बना है, तो लोकसभा, राज्यसभा और आपको राष्ट्रपति। अब देखिए कि लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। याद रखिएगा कि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ये जो लोकसभा है इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे प्रथम सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। इसके अलावे इसे क्या है कि आपको लोअर हाउस, क्या है, लोअर हाउस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं आपको उस सदन को द्वितीय सदन यानी कि राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन के अलावे इसे अपर हाउस, क्या है, अपर हाउस कहा जाता है। तो देखिए, तो संविधान के जो अनुच्छेद है आपको 79, इस अनुच्छेद 79 में संसद की जो संरचना है उसके बारे में क्या किया गया है कि आपको उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद की संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 79 में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, ये जो लोकसभा है इसके संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 81 में, किसमें है, अनुच्छेद 81 में, इसे भी आप याद रखेंगे। राज्यसभा की जो संरचना है इसका जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 80 में। और भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह बात जो है वो आपको अनुच्छेद 52 में कहा गया, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 52 में। तो इन चीजों को आप अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि जो विधायिका का काम क्या होता है, विधि बनाना, वो भी संविधान के संगत विधि बनाना। तो एक होते हैं आपको संघ की विधायिका जिसको हम लोग कहते हैं संसद, और संसद के संरचना के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, ठीक है ना। उसके बाद ये जो संसद है वो आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या है कि आपको बना हुआ है, ठीक है ना। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन, प्रथम सदन और लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। वहीं राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, अपर हाउस, या आप कह सकते हो बुजुर्गों का सदन या शिक्षितों का सदन, इन सभी नामों से जानते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको संसद के अभिन्न अंग होते हैं। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में जो है वो आपको उल्लेख किया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब आइए,
अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। आपको प्रांतों की जो विधायिका है, अर्थात कहने का मतलब कि जो राज्य विधानमंडल है, उस राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले आप इसे क्लियर कीजिए, उसके बाद हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, इसे हम लोग अब समाप्त करते हैं। देखिए, अब जो अगला चीज है हमारा, वो क्या है समझिए। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो संघ की विधायिका थी उसको दो भागों में बांटे थे। तो यहाँ से हम लोग संघीय विधायिका के बारे में यानी संसद के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रांतों की विधायिका। तो देख लेते हैं, ये जो प्रांतों की विधायिका है यह आखिरकार क्या है, इसको समझिए, ठीक है ना। तो देखिए, प्रांतों की विधायिका क्या है, विधायिका। तो प्रांतों की विधायिका को हम लोग कहते हैं विधानमंडल। क्या है, विधानमंडल। अब हम लोग विधानमंडल के संरचना के बारे में क्या करते हैं, क्या आपको जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसके जो विधानमंडल है वो आपको द्विसदनात्मक है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसके विधानमंडल जो है वो आपको एक सदनात्मक है। तो ये जो राज्य के विधानमंडल है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं इसको समझिए। इसमें सबसे पहले एक हो जाएंगे आपको विधानसभा। क्या हो जाएगा, विधानसभा। यानी कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन आते हैं, विधानसभा। विधानसभा के बाद आपको विधान परिषद। क्या आएंगे, विधान परिषद। और विधान परिषद के बाद, ठीक है ना, आपको राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल। तो ये लोग आपको राज्य की जो क्या होते हैं कि जो विधायिका होती है उसमें ये लोग क्या होते हैं कि सम्मिलित होते हैं। सॉरी, ये लोग बोल रहे हैं, ये सारी चीजें होती है वो आपको राज्य के जो विधानमंडल होते हैं यानी प्रांतों की जो विधायिका होती है उसमें आपको देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि क्या सर इन सभी राज्यों की जो विधायिका है वह आपको द्विसदनात्मक है। तो देखिए, सभी राज्यों की जो विधायिका है वो आपको द्विसदनात्मक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल देखने को मिलते हैं, उसका नाम जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार की। किसकी बात करेंगे, बिहार की। उसके बाद जो है वो आपको उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र। कहाँ चलेंगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावे आपको कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक के अलावे आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद जो हो जाएगा वो आपको तेलंगाना। भारत के मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां आपको द्विसदनात्मक क्या है कि आपको विधानमंडल है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि विधानसभा के अलावे वहां पर विधान परिषद है। तो विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं, तो आपको 6 है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि बिहार में विधान परिषद के कितने सीट है, तो आपको 75। वहीं अगला जो है आपको उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की जो संख्या है वो आपको 99 है। महाराष्ट्र में जो विधान परिषद सीटों की संख्या है वो आपको 78 है। कर्नाटक में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में क्या है, 40 है। तो समझिए यहाँ पर, तो ये जो प्रांतों की विधायिका है उसको हम लोग कहते हैं विधानमंडल। और विधानमंडल जो है उसमें शामिल होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और आपको राज्यपाल। तो विधानसभा जो है वो आपको सभी जो प्रांत है उस प्रांत में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि विधान परिषद जो है वो भारत के मात्र 6 ऐसे प्रांत है जहां पर आपको क्या है, विधान परिषद है। वहीं आपको राज्यपाल जो है इसके बारे में समझिए। तो संविधान के जो हमारा संविधान है उस संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर यह नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के अलग अलग जो होंगे वो आपको राज्यपाल होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझे हैं, क्या जानते हैं, जो सरकार के अंग है उस सरकार के अंग के बारे में। और इसमें हम लोग केवल आज चर्चा किए हैं किसके बारे में, तो आपको केवल जो विधायिका के बारे में। और विधायिका को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, एक संघ की विधायिका और एक आपको प्रांतों की विधायिका। तो विधायिका का काम क्या होता है, तो संविधान के संगत आपको विधि बनाना। तो ये जो संघ की विधायिका है उसको हम लोग संसद कहते हैं, और राज्य की जो विधायिका होती है, प्रांतों की विधायिका होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको विधानमंडल कहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एनालिसिस किए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसी चीज को जानेंगे। कल हम लोग इससे आगे की जो चीजें हैं, जैसे आपको संघ की जो कार्यपालिका है, प्रांतों की जो कार्यपालिका है, जो आपको न्यायपालिका है,
उस सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इसमें 2 टॉपिक रह गया, एक आपको कार्यपाल का और एक न्यायपाल का। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।